हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं परितोष त्रिपाठी, आपका मामा जी एंड यू आर वाचिंग द फिल्मी चर्चा। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। कहते हैं कि कब किसका कैसे चमकेगा सितारा ये कोई न जाने, लाखों आते हैं यहाँ रोज अपनी किस्मत आजमाने। वेलकम टू आवर शो, ये फिल्मी सफर नहीं आसान। आज हमारे गेस्ट जो हैं परितोष त्रिपाठी जी, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत ही कमाल के राइटर हैं। उन्हें आप टीआरपी मामा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना देर क्यों स्वागत करते हैं। कैसे हैं परितोष जी? हेलो राहुल, थैंक यू द फिल्मी चर्चा। कितना अच्छा कैसे हैं लग रहा आप? है यार, तुम हमसे बढ़िया हुडी पहने हो, मेरे को बताए होते। हम लोग लाल पीला कोई बात लाल नहीं, पीला सिग्नल बने हुए हैं। कपड़े नहीं बोलते हुनर बोलते हैं, तो आपके हाय हुनर हाय, बोलते अरे रे सो स्वीट। हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा, मस्त। और हल्की हल्की ठंड पड़ रही है मुंबई में, तो ऐसा मैं अपना छोटा शहर मिस नहीं करता हूँ। तो जी जी जी। उसका थोड़ा सा फील आ रहा है, ठंड का फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इस टॉक शो का जो नाम रखा हमने, ये फिल्मी सफर नहीं आसान, इस चीज को आप कैसे हम्म। जस्टिफाई करते हैं? क्या सहमत है इस चीज से आप? किसी भी आप अपने मनचाहे सफर पे निकलते हैं तो वो आसान नहीं होता है। आप किसी के बताए रास्ते पे चलेंगे तो वो आसान होगा, जब अपने अपने हिसाब से चलते हैं तो आसान नहीं होता है। और हम लोग जहाँ से आते आ, हैं, चाहे आप भी रिलेट करेंगे, तो वहां जी से जी। पहुंचना कहीं भी बड़ा मुश्किल है भाई। हम्म। 11 साल के इस फिल्मी सफर को आप किस तरह देखते हैं अपने? फिल्मी सफर तो अभी शुरू हुआ है, मतलब और अभी शुरू होगा। इंडस्ट्री की टीवी का सफर, सफर, हाँ। फिल्म सीरियल। टीवी का रहा। और टीवी से ही फिल्मों का भी रास्ता बना, मतलब मैं अभी अपनी तीसरी फिल्म शूट करके आया हूँ, पूरी हो गई है। तो मार्च में रिलीज होगी होपफुली, या मतलब अभी तक तो यही डिटेल है। तो बहुत मजा आ रहा है भाई, मतलब सिनेमा देख रहे थे, अब सिनेमा कर रहे हैं। ऑडियंस थे उस पार से देखते थे, अब इस पार से देखते हैं, अब थोड़ा अंदर होकर देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है। कि और जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं, जितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो तो भाई कर्जदार हो गया मैं, तो बोलना ही आसान नहीं है कि कैसे खत्म होगा ये। आपने देखा होगा और भी लोगों के इंटरव्यू पहले सुनते होंगे आप, शायद ही कोई ऐसे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मिलते हैं जो बोलते हैं मैंने स्ट्रगल नहीं किया। सही मायने में आपके शब्दों में स्ट्रगल क्या है? देखो, मुझे लगता है कि आपको अगर कोई जगह नहीं पता है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमें नहीं पता है कि ये बड़ा सा जो स्टेडियम है उसमें घुसने का रास्ता कैसे होगा। तो हमें रास्ता नहीं पता होता है, पर हमें खेल तो पता होता है। तो हम लोग पहले दीवार टाप के घुसने की कोशिश करते हैं, कभी मेन गेट से जाने की कोशिश करते हैं, कभी विदाउट टिकट घुसने की कोशिश करते हैं, कभी किसी के साथ घुस जाने की कोशिश करते हैं। तो यही यहाँ तक का संघर्ष है। उसके बाद अगर आप अंदर चले गए तो फिर आपका खेल बोलेगा। और उस मामले में बड़ी फेयर है इंडस्ट्री की, आप अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको कुछ चीज नहीं आती है तो लोग सिखाने वाले भी हैं। तो वो संघर्ष है कि कैसे पहुंचे वहां तक। उस कैमरा ऑन होने के बाद तो आपका अपना है, और आपकी तैयारी कैसी है, और आपका आपकी डेस्टिनी क्या है, और आपका मुकद्दर कैसा है, वो बोलता है। तो संघर्ष तो है भाई। जी जी, आपके एक्टिंग करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और सबसे आसान क्या लगा? सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी तक का लूडो का काम था, क्योंकि इतने बड़े स्टार कास्ट के बीच में अगर आपको कास्ट किया जाए, गली क्रिकेट खेलने वाले को अचानक इंटरनेशनल में बैट पकड़ा दिया गया, तो वो सबसे मुश्किल था। अभिषेक बच्चन जी थे, राजकुमार राव जी थे, आदित्य रॉय कपूर, पंकज भैया, पंकज त्रिपाठी, जितने दिग्गज लोग, अनुराग सर की फिल्म फातिमा मेरी वाइफ बनी थी। तो वैसे मतलब सब कुछ उसी में एक्सपीरियंस कर लिया मैंने, कि बड़ी फिल्म का क्या एक्सपीरियंस होता है, नर्वस कैसे होते हैं, और फिर बाद में जब रिस्पॉन्स आता है तो कितना प्यार मिलता है। नेटफ्लिक्स का पहला काम था मेरा, वो बहुत बहुत यादगार है। लूडो का सबसे कमाल का है, और लूडो ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। स्थिरता आ गई, और मेहनत करने की चाह जग गई, और मजा तो मजा है। सबसे आसान क्या था अभी तक के सफर में? वो फिल्म आसान भी थी मेरे लिए, क्योंकि अनुराग सर को मैं जानता था, मैं उनके घर का बच्चा हूँ। मैं कुछ गलत करता तो भी या तो मुझे डांट पड़ती या फिर प्यार से बताते। तो इसलिए वो एक थोड़ा सा होम ग्राउंड जैसा था मेरे लिए। एक ही साथ काफी सारा एक्सपीरियंस आ गया। बाकी तो आसान तो कुछ भी नहीं है भाई, देखो कोई किसी का जी कुछ लगता नहीं है। आपको काम करके देना है, और वो भी ईमानदारी से करके देना है। आप पे किसी ने भरोसा किया है तो आपको भरोसे को हिलने नहीं देना है। तो आसान तो कुछ भी नहीं है भाई। आसान तो तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं है भाई, डर लगता है, तुमने बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद कर दी है, जाने क्या पूछ लो। जब आप छोटे थे, उस वक्त से ही आप सीरियल फिल्म्स देखते आ रहे होंगे, हाँ डेफिनेटली। जी।
उस टाइम की जो सीरियल आप देखते थे और आजकल की फिल्म और सीरियल आप देखते हैं, तो आपको कुछ फर्क नजर आता है? क्योंकि मुझे जिस तरीके से फर्क नजर आता है वो ये आता है कि उस टाइम बच्चों के लिए बहुत सारे सीरियल बनते थे, शरारत सीरियल आती थी, शक्तिमान आती थी। आपकी नजर में क्या लगता है कि फर्क नजर आया जब आप छोटे थे उस टाइम देखते थे और आजकल की फिल्म और सीरियल, कुछ बदला है अभी आपकी नजर में? अभी क्या है ना कि अभी यूथ जो है, उस वक्त टीवी देखने का हमारा भी होता था कि हम लोग टीवी देखते थे। अभी यूथ का जो दिमाग है, जो काम माइंड है, वो डाइवर्ट हो गया है वेब के तरफ, ओटीटी की तरफ। तो यंगस्टर्स टीवी कम देखते हैं, वो आपका यूट्यूब देखते होंगे या नेट देखते होंगे या बाकी जो चीजें होती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते होंगे। तो वो बदल गया है, अब उस हिसाब से उनके लिए बन रही हैं। जैसे अभी 90s की बहुत सारी चीजें बन रही हैं कि नॉस्टैल्जिया में ले जा रहे हैं, कि उस जमाने की चीजें देख रहे हैं। थोड़ा सा शोर हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चलता रहता है मुंबई में। मेट्रो का काम और मेरा करियर दोनों चल ही रहा है, पता नहीं कब तक बनेगा। तो तो ये है, हाँ, थोड़ा सा यंगस्टर जो है थोड़े से टीवी से कट गए हैं, क्योंकि ऑप्शन दूसरे आ गए हैं। टीवी पे बहुत सारी चीजें हैं जो पूरा परिवार बैठ के देखता था, अब अलग अलग थोड़ा सा बंट गया है। कुछ कुछ शोज हैं जो पूरा, जैसे केबीसी जैसे शोज हैं जो पूरा परिवार देखता है, वो देखता ही। हमारा शो सुपर डांसर पूरा परिवार देखता है, मतलब बच्चे देखते हैं क्योंकि डांस आता है, बड़े देखते हैं क्योंकि शिल्पा जी आती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते वक्त, फिल्म कहूँ इससे, आपने सीरियल से शुरुआत की तो सीरियल ही बोलता हूँ। हम्म, सीरियल हम्म। इंडस्ट्री में कदम रखते वक्त जो आपके ड्रीम लिस्ट होंगे, क्योंकि सबके होते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो आपके जो ड्रीम लिस्ट में थे टॉप 3 ऐसे जो आपको लगता है कि बहुत टफ है लेकिन आपको अचीव करना है वो चीज, क्या ऐसी 3 चीजें ड्रीम लिस्ट में थी आप? पता नहीं, अभी ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था भाई। देखो, हम लोग क्या सोच के आए थे कि एक्टिंग करनी है, और तब तो ये भी नहीं पता था कि टीवी में करेंगे कि फिल्म में करेंगे या क्या करेंगे। वो वही होता ना कि पहला सपना वही होता है कि यार टीवी पे दिख जाऊं। वरना मुझे पहले सिर्फ थिएटर करना था, जब मैं दिल्ली में था। मैंने पढ़ाई दिल्ली से की है, थिएटर दिल्ली से किया है। तो मेरा था कि मैं थिएटर में खुश था। फिर टीवी में आया तो ये था कि अरे इसमें तो थोड़ा सा फेम ज्यादा है, पैसे हैं, मतलब घर चल सकता है। तो पहले इतना ही था। ख्वाहिशें तो धीरे धीरे जब आपको, आपका काम जैसे बढ़ता है तो आपकी उम्मीद जगती है कि अरे, या फिर कुछ और कहीं आप नोटिस हो गए तो लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेन स्ट्रीम में आ गए, शायद हम भी कर सकते हैं वैसा। वैसा कुछ, वैसा लिस्ट जैसा तो कुछ नहीं होता है ना भाई। ऐसे तो मैं तो वैसा आदमी हूँ कि चलो बहते रहो। बाकी तो डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ, ऊपर वाला है, यहाँ तक का सफर उसके हाथ में है, आगे भी उसके हाथ में, सांस उसके हाथ में है भाई। तो हम बहुत प्लानर है नहीं भाई। मुझे लगता है बहुत प्लान करने वाला आदमी सुखी नहीं होता है। आप आनंद वो तो लीजिए है। जो जैसा है, जो जैसा है। डायरेक्टर भगवान है, हम सिर्फ कलाकार हैं। हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो जैसा किरदार, जैसा स्क्रीन प्ले, जैसा दृश्य, जैसी कहानी हमारे सामने लाता जाएगा, हमें करते जाना है, और इसी में सुख है और इसी में सरप्राइज भी है। हम्म। इंडस्ट्री के एक सबसे बड़े वायरस गॉड फादर, आप पहले भी सुनते आ रहे थे, अभी भी सुन रहे हैं कि गॉड फादर नाम की एक वायरस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी वायरस है। गॉड ऊपर वाले होते हैं, फादर हमारे घर में, तो ये गॉड फादर कहाँ से आ गया? मैं तो बोलता हूँ कि मेरे लिए मेरे फादर ही मेरे गॉड है। मेरे लिए सबसे बड़ा यही तो दिक्कत होती है ना, हमारे जो आइडल हैं, हमारे जो आदर्श हैं, वो हमारे घर में होते हैं, और दिक्कत ये है कि हम घर के बाहर ढूंढते हैं। हमारे पिताजी ने जो संघर्ष किया है या जो लाइफ देखी है बिना किसी सुविधा के, वो तो बहुत बड़ी कहानी है ना। तो मैं तो उनसे इंस्पायर हूँ। तो पिताजी मेरे 2017 में उनका स्वर्गवास हो गया, पर विचार है, उनकी बात है, उनकी सीख है जो आगे बढ़ाती है, उनका आशीर्वाद है जो हर, मतलब हर जगह संभालने के लिए काफी है। तो वही है। बाकी तो आपके मार्गदर्शक बदलते रहते हैं। गाइड करने वाला तो कोई भी हो सकता है ना, कोई एक आदमी ताउम्र आपको गाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि उस एक आदमी को भी सब कुछ आए ये जरूरी नहीं है। जैसे किसी, मैं लिखता हूं तो कोई दिमाग में किसी और की का ख्याल आता है कि अच्छा वो इतना कमाल लिखते हैं, तो उनसे प्रभावित होते हैं। एक्टिंग करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। कोई एक ऐसा नहीं भाई, उंगली पकड़ के चलाने वाला अगर होता तो मैं लॉन्च हो गया होता ना अब तक। हम्म। नहीं, मेरा सवाल ये था कितना मायने रखता है आपकी जर्नी विदाउट गॉड फादर, आपने स्ट्रगल, आपकी आपकी मेहनत से आप इस मुकाम पे आज पहुंचे हैं। लोगों के लिए जो ये नजरिया है गॉड फादर का, अभी भी लोग भागते हैं उस पीछे, उसके पीछे अभी भी लोग भागते हैं, कितना मायने रखता है?
थोड़ा आसान तो हो जाता है ना भाई, जैसे जो इंडस्ट्री के लोग हैं अगर आपको बहुत सारी चीजें बता देते तो आसान हो जाता है ना। जैसे हमें किसी आदमी से मिलने में 10 साल लग गया, अभी की बात है, एक किसी ऑफिस में मुझे जाने में 10 साल लग गए। अगर कोई होता तो शायद मैं और पहले पहुंच गया होता, लेकिन मैं अगेन यही मानता हूँ कि शायद मेरे नसीब में 10 साल बाद ही जाना लिखा था। ऊपर वाला मेरी तैयारी करा रहा था कि तुम तैयार होके जाओ। कई बार क्या होता है ना, किसी रेफरेंस से जाने में चक्कर ये होता है ना कि फिर सामने वाला आपको बड़ा ऐसा कमतर आंक लेता है। उसको वो इस दिमाग में रखता है वो ये बात कि ये उसके सिफारिश है, वो प्योर आपके काम से आपको नहीं जानता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब आपके काम से लोग जाने, जैसा भी जैसा आता है वो उसको लेके आप ईमानदार रहो, क्योंकि इसमें इस फील्ड में सबसे अच्छी बात है ना यार, प्यार, मैथमेटिक्स और एक्टिंग, इसमें झूठ नहीं चलता है। तुम प्यार करते हो तो दिख जाएगा, मैथ्स तुम्हें आती है तो तुम a+b का होल स्क्वायर बता दोगे, एक्टिंग तुम्हें आती है कैमरे पे दिख जाएगा। इसमें झूठ नहीं चल सकता, इसका मौखिक एग्जाम नहीं होता है। ये और मेरी प्रैक्टिकल है। नजर में जहाँ तक, जी जी जी, मेरे नजर में मैंने ये ऑब्जर्व किया है यहाँ, और भी लोगों को देखा है कि जितने फायदे गॉडफादर होने के उससे ज्यादा नुकसान होते हैं वो होने के। हाँ, अब वो उनका जिनके साथ रहा होगा उनका एक्सपीरियंस है, मेरे साथ तो नहीं है भाई, मैं तो भाई हाथ जोड़ के। जैसे जैसे मैंने 4 दिन पहले फैजल खान का इंटरव्यू किया था, ये आमिर खान के भाई साहब का। तो उन्होंने कहा हाँ था हाँ, कि मुझे सबसे ज्यादा नुकसान ही हुआ आमिर खान के भाई होने का, क्योंकि जहां भी आमिर खान का भाई, आमिर खान का भाई, आमिर खान का भाई। वो उनका पर्सनल है, देखो वो अपनी यात्रा बता रहे हैं, वो अपनी यात्रा बता रहे हैं। हाँ, ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि एक टैग आप पे लग जाए, वो हटाना बड़ा मुश्किल होता है। एक संजू पिक्चर में डायलॉग था ना कि आपकी लेगेसी के नीचे दब के वो मर जाएगा। विक्की कौशल का डायलॉग है कि आप बहुत बड़ा नाम है, आपका बेटा आपकी लेगेसी के नीचे दब के मर जाएगा। तो मर जाएगा। किसी की लेगेसी के नीचे दब के मरना ठीक नहीं है, और अगर नहीं मरता है तो आदमी घुटता तो जरूर है। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते हैं, बहुत आपने ऐसे भी किस्से सुने होंगे स्टार्स के कि घर से भाग कर आए। तो घर से भाग के जो आते हैं, तो आपकी नजर में फैमिली का सपोर्ट होना कितना जरूरी होता है, कितना मायने रखता है? क्योंकि जो लोग भाग के आते हैं, कुछ लोगों को मुकाम मिल भी जाती है, कुछ लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। तो जहां सक्सेस मिला वो पॉजिटिव में लोग लेते हैं, और जहां बर्बाद हो गए वो नेगेटिव में लेते हैं। तो कितना मायने रखता है फैमिली का सपोर्ट? मुझे लगता है ना कि अगर आपके घर वाले आपसे दुखी हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते, मुझे ये लगता है। और आपकी सफलता मेरी नजर में बेकार है जब जब आपके घर वाले आपसे सुख नहीं पा रहे हैं। आप बहुत बड़े स्टार हैं पर आपके घर वालों से बातचीत बंद है, तो फिर आप किसी लायक नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है, तुम दुनिया भर की चैरिटी करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, पर अगर तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार है जो जरूरतमंद है और उस तक आपकी मदद नहीं पहुंच रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। और भागने का जहां तक है ना भाई राहुल, देखो क्या है जी। कि कोई चीज जोर मारती है तो, और आदमी का ना, जब आदमी धुन धुन में होता है ना, धुन में होता है, तो उस चीज में जो भी चीज अगर उसको रोकती है ना, उसको वो बाधा लगती है। तो उसको लगता है इसको मैं पार करके और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं रॉन्ग नहीं था। तो उस सेंस में है, वरना तो अब तो देखो, पहले क्या था कि पहले इस फील्ड को लेके बहुत सारी राय बनती थी कि अरे बेकार है, बेकार है, बहुत सारी ग्लैमर की दुनिया है, बर्बाद हो जाओगे, लोग नशे में हैं, इसलिए परिवार वाले डरते थे। अब तो बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बच्चों को भेजती हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल है, आयुष्मान खुराना हमारे सीनियर एक्टर हैं, आयुष्मान खुराना के घर वालों ने बोला था मुंबई जाओ, कि बहुत हो गया थिएटर, तुम भागो मुंबई। तो इस तरह की फैमिलीज भी हैं, बहुत सारे परिवार वाले हैं। मैं देखता हूँ हमारे शो में आती है ना, पूरी फैमिली आती है अपने बच्चों को लेके 6 साल की उम्र में डांस कराने, वो कितने बड़े सपोर्टिव हैं। ये भी है, भागना तो किसी चीज से नहीं चाहिए, बात कीजिए। और लोग समझते हैं भाई, बिल्कुल समझते हैं, अब तो सब लोगों को पता है। आप अपने काम को किस तरीके से देखते हैं, एज एन एक्टर या एज एन ऑडियंस? और अपनी जो आप देखते हैं, तो अपनी खूबियां, खामियां, इस चीज को कैसे खुद को बताते हैं आप? देखो, एक्टर बड़ा स्वार्थी होता है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है। उसका लगता है उसने जो कर दिया उससे बेहतर कुछ नहीं है। और उसके मन में अगर कहीं कुछ 50-50 मामला हो, तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो और चढ़ा के बर्बाद कर देते हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं है भाई, ऑस्कर लेवल की परफॉर्मेंस है। थैंक गॉड मेरे करीबी जो लोग हैं वो मुझे साफ साफ बताते हैं, उनके लिए मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। कोई मेरा काम देखते हैं, वो जेन्युइन फीडबैक देते हैं, यार ये ठीक ठीक था, मतलब तुम इससे अच्छा कर सकते हो, या ये काम अच्छा था, या यार ये क्यों किया, ये बेकार सा था। तो और मैं उनकी सुनता हूँ। तो मेरा ये है कि एक तरह की गलती एक ही बार हो।
अगर कोई काम किसी ने देख आप के एज एन फीडबैक दिया ऑडियंस तो मैं देखते हैं ध्यान। कि एज एन एक्टर देखते हैं? आप किस तरीके से मैं देखते हैं अपने काम को, एज एन ऑडियंस या एज एन एक्टर? मैं तो एज एन एक्टर ही देखता हूँ भाई। मैं नहीं, ऑडियंस बन के? मेरे पास उतना सेंस नहीं है कि मैं जज कर पाऊँ वो काम दूसरों पे। हाँ, पर ऑडियंस के फीडबैक को मैं एकदम ध्यान से देखता हूँ। मैं तो इंस्टा के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो भी ध्यान से जी। पढ़ता हूँ, और कुछ जेन्युइन बात होती है तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक्टिंग करते वक्त एक्टिंग करता हूँ, उस वक्त मैं डबल माइंड नहीं होता हूँ। मतलब मैं धुनी में रहता हूँ अपने की, इसको करते हैं ईमानदारी से। मैं मॉनिटर भी नहीं देखता कि कैसा रहा, मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो जिनका काम है वो बेहतर जानते हैं, उन्होंने आपको ठोक बजा के चेक करके रखा है, तो आप क्या दीजिए। रिसेंटली आपकी एक बुक लॉन्च हुई थी, चाय सी मोहब्बत, लोगों ने काफी हाँ, पसंद दूसरी किया। किताब। हाँ। दूसरी किताब। हाँ। तो वो चाय से मोहब्बत को किस तरह आपने जोड़ा है, वो आइडिया कहाँ से आया? देखो, सुबह की शुरुआत होती है, बोलते ना कि बेहतरीन चाय मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो लाइफ में बेहतरीन मोहब्बत मिल जाए, और चाय जैसी ही मोहब्बत होती है, गर्म होती है, फूंक के पीना पड़ता है। बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना चाहिए, तो ठंडी हो जाएगी। बहुत गर्म भी नहीं पीना चाहिए, तो मुंह जल जाएगा। बहुत नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। तो वैसा ही है मामला मोहब्बत का भी। ये भी आपको फ्रेश करती है, ये चीज भी आपके लिए लत है, और ये चीज भी एक्सेस हो जाए तो नुकसानदायक है। तो काफी बारिश हो जाए तो आदमी अपने लवर को मिस करता है ना, जैसे चाय को मिस करता है। तो मैं बस उस जी। सेंस में रिलेट किया, और ओके। फिर उस तरह से इसका नाम आया चाय सी मोहब्बत। बहुत चली, दूसरी किताब है मेरी, तीसरी में लिख रहा हूँ आजकल, इसलिए थोड़ा कम निकलता हूँ बाहर। आप बहुत ही कमाल के राइटर हैं, लोग पसंद करते हैं आपकी लेखनी। लेकिन जिस तरह का चलन इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है, जैसे पुराने सॉन्ग रिक्रिएट हो रहे हैं, हाँ। साउथ हाँ। की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, मोस्टली बड़े बड़े स्टार्स कर रहे हैं, कोई एवरेज स्टार्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े स्टार्स रीमेक कर रहे हैं। तो राइटर्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? मेरे ख्याल से असर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी ढक जा रही है, क्योंकि उन्हें घिसी-पिटी कहानी जो ऑलरेडी बन चुकी है साउथ में, हॉलीवुड में, उसी को रिपीट किया जा रहा है। तो क्या कुछ असर पड़ रहा है एज एन राइटर? आप क्या सोचते हैं एज ए राइटर? बदलाव जो है सबसे पहले पेपर पे आता है। मुझे लगता है राइटर का काम बहुत जिम्मेदारी का है। बदलाव सबसे पहले पेपर पे आता है, कोई भी आइडिया पेपर पे आता है, दिमाग में आता है, फिर पेपर पे कोई आदमी कंसीव करता है। जावेद साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कहीं। उनको बोला गया कि गाने पहले ऐसे आते थे, अब ऐसे आते हैं क्यों? बोले पहले पेशेंट डॉक्टर के पास आता था और बोलता था, जी देखिए मुझे क्या हो गया है, ये मेरी सिचुएशन है, अब मेरा इलाज बताइए। अब पेशेंट आके बोलता है, और बोलता है मुझे ये हुआ है और मुझे ये दवा लिख दीजिए। तो सच में ये बात सच है। तो ये चक्कर चल रहा है। पर क्या है कि रोजी रोटी भी है, पेट भी जुड़ा होता है ना भाई। और राइटर तो बदनाम है ना भुखमरी के लिए बहुत सारे। हालांकि ये स्टीरियोटाइप भी टूट रहा है कि राइटर है गरीब होगा, कवि है बर्बाद होगा, शायर है दिल टूटा होगा। ये स्टीरियोटाइप भी चीजें चल रही हैं। तो हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन मुताबिक काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शर्तों पे करते हैं, मगर जब पेट जुड़ जाता है ना, तो फिर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। राइटिंग में मैं पोइट्री लिखता हूँ, और अब मैं नॉवेल लिख रहा हूँ, तो मेरे पे ऐसा नहीं है कि तुम इस तरह की कविता लिखो। मेरा जो दिल करता है, जैसी घटना मेरे सामने होती है, मैं वैसा ही लिखता हूँ। हाँ, सिनेमा भी लिख रहा हूँ, कुछ कुछ फिल्में लिख रहा हूँ, टीवी की भी लिखता हूँ, एड वेड लिखता रहता हूँ। उस वक्त मुझे उनको फॉलो करना होता है कि जी क्या लिखना है बताइए। या फिर मैं ऑप्शन भी सुनाता हूँ कि ये कुछ हमारे दिमाग की भी उपज है, अगर आप देखें तो चल जाए तो चल जाए। हाँ, है दबाव, क्रिएटिविटी पे तो दबाव है, खुला होना चाहिए। राइटर्स को पैसा भी भरपूर मिलना चाहिए, इज्जत भी और फ्रीडम भी, और यही तीनों कम मिलता है। बिग बॉस कितना पसंद करते हैं आप? क्या ऑफर हुई है आपको रिसेंटली, हाँ, 2-3 सालों में? मैं हाँ लगातार होती है बिग बॉस। पर कुछ संयोग ऐसा बन जाता है कि सुपर डांसर का भी उस वक्त चल रहा होता है, तो मैं कभी गया नहीं। मैं 2 एपिसोड करके आया ना, जिसमें सिद्धार्थ थे, वो- जिसमें शहनाज थी। जी। उस टाइम मैं आप दो गए एपिसोड में, हाँ, रोस्ट करने गया था सबको, तो मुझे बड़ा मजा आया वो 2 एपिसोड करके। उसके अगले दिन मैं कहीं तो शूटिंग करने गया था, पटना या कहीं तो इतना प्यारा रिस्पॉन्स आया। एक तो बहुत दिनों बाद लोगों ने मेरे मुंह को देखा था नॉर्मल अच्छे कपड़े में, बाल वाल ठीक करके। तो काफी इंडस्ट्री से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने देखा कितने बड़े बड़े लोग देखते हैं, बड़े डायरेक्टर्स, बहुत सारे अच्छे लोग मुझे बताए कि तुम्हारा बहुत अच्छा काम था। एक दुनिया है वो, जी। और वो एक अलग ही दुनिया है, शायद मैं उसमें जल नहीं हो पाता हूँ। तो ये चक्कर अ, है।
जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बहुत लोग सपने देखते हैं, आप भी किसी के आइडल होंगे 100%। सब एक्टर किसी न किसी के आइडल होते हैं, आपकी जर्नी को देख के लोग इंस्पायर होते हैं। जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तैयारी करके आओ, ऐसे तुक्के में मत आना भाई, तैयारी करके आना। उससे क्या होता है, समय और इज्जत दोनों बचती है। तैयारी करके आओ। और अभी तो ये है कि अगर आपके पास कोई चीज, कोई हुनर है, कोई कला है, तो आपका प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। मोबाइल प्लेटफॉर्म, रील्स, यूट्यूब चैनल, सब आपके हाथ में है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे वायरल है, उनको तुरंत टीवी में और ओटीटी में और फिल्मों में बुलाया जा रहा है। तो अभी तो रास्ता बहुत आसान हो गया है। हम तो तब के है ना, जब फोटो लेके जेब में प्लास्टिक में लपेट के जेब में रख के बारिश में जाते थे कि सर फोटो, तो बोलते थे छोड़ जाओ कुछ होगा, नंबर पीछे लिख जाओ कुछ होगा तो बताएंगे। अब तो व्हाट्सअप है, दुनिया भर का कम्युनिकेशन बहुत ईजी है ना। हम लोग मेल करते थे किसी कैफे में जाके, 10 रुपया 1 घंटा कम लगता था। तो जाके फोटो 10 आईडी पे मेल करके आ जाते थे, फिर एक बार चेक करते थे कहीं से रिवर्ट तो नहीं आया है, हालांकि कहीं से नहीं आया होता था। तो ये प्रोसेस था तब। अब तो बहुत इजी है, आप तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। कास्टिंग वाले भी नेट पे मौजूद हैं, एक्टर भी नेट पे मौजूद है। तो इजी है, तैयारी करके आओ भाई, बिना तैयारी के ऐसे मजा नहीं आएगा। कुछ भी होमवर्क करके आओ। ओके। आप टीआरपी मामा के नाम से काफी पॉपुलर हैं। क्या कुछ उसके नुकसान भी आपको मिलते हैं, नुकसान होते हैं? जैसे मेरे ख्याल से कभी ऐसा भी होता होगा, बहुत अच्छी लड़की आ रही है सामने, टीआरपी मामा मामा जी मामा बोल दिए। बोलेगी। पहले कुछ ये ऐसा होता था, इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? पहले ये होता था कि बहुत लोगों को नहीं पता था कि मैं रियल में यंग हूँ। उनको लगता था कि मामा जी जो करता है ये 45 का आदमी है, 45 साल का आदमी है, जैसा वैसे मूछ है और वैसा लोग बिलीव करते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ लड़कियां आई, बोली कि मेरी मम्मी आपकी फैन है। अरे आप तो यंग दिखते हो। मैंने कहा दिखता थोड़ी मैं यंग हूँ। तो इसका बड़ा नुकसान चलता था। उनको लगता था कि ये थोड़ा सा अधेड़ उम्र का आदमी है, मिडिल एज में है अपने। ये नुकसान था, बाकी तो फायदा ही है भाई, मजा ही है। मुझे लगता है आप एक एक्टर को क्या चाहिए, उसके किरदार को लोग पसंद करें। पसंद कर, बहुत सारे एक्टर हैं जिनको उनके किरदार से जाना जाता है। और किरदार से जाना इतनी जाता भीड़ में अगर आपके किरदार को इतना नोटिस किया गया, इतना प्यार दिया गया, मैं जहां भी जाता हूँ तो मामा जी अच्छी बात है, मामा जी ही तो बोलते, कंस थोड़ी बोलते है। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि इस शो का एक टैगलाइन बताया था मैंने कि कब किसका कैसे चमकेगा सितारा ये कोई न जाने, लाखों आते हैं यहाँ रोज अपनी किस्मत आजमाने। इस चीज को अब अपने शब्दों में, अपने स्टाइल में थोड़ा बोलिए। अच्छा, यही लाइन बोलनी है? हाँ, ये इम्प्रोवाइज करके सेम। कुछ इस चीज को लेके। अच्छा, एक मैंने लिखा था वो सुना देता हूँ कि यहाँ ट्रेन नहीं आती, यहाँ लोग नहीं आते, यहाँ फ्लाइट्स नहीं आती, उनमें भर के ख्वाब आते हैं। यहाँ बच्चे बूढ़े नहीं आते, मॉडल्स नहीं आते, कल चमकने वाले आफताब आते हैं। यहाँ ख्वाब हंसते हैं, ख्वाब रोते हैं, ख्वाब जगते हैं, ख्वाब सोते हैं, यहाँ वही टिकते हैं जिनके ख्वाब जिंदा होते हैं। चिंगारी नहीं आती, कल चमकने वाले आफताब आते हैं। यहाँ ट्रेन नहीं आती, फ्लाइट्स नहीं आती, उनमें भर के ख्वाब आते बहुत खूब। हैं। थैंक यू। बहुत मजा थैंक आया यू आपसे राहुल। बात करके। कुछ थैंक यू अपकमिंग राहुल। प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे आपने बताया एक अभी मूवी आ रही है, जनहित और में कुछ? जारी, हाँ। एक सीरीज आएगी, जनहित में जा 7 रही है। सीरीज नाम से, वो भी किसी ओटीटी पे आएगी, 7 सीरीज। इसके अलावा 2 और बड़ी फिल्म मैंने साइन कर रखी है, उसका शूट चालू होगा तो बताऊंगा। ओके अभी तो सर। जनहित में जारी। हाँ, तो जनहित में जारी मार्च अप्रैल में रिलीज होगी, मार्च में होपफुली। अच्छी फिल्म है, नुसरत भरूचा है उसमें, विजय राज जी हैं, टीनू आनंद हैं। अच्छी हाँ खड़ी। राज जी। शांडिल्या जी की फिल्म है, जिन्होंने ड्रीम गर्ल डायरेक्ट की है, लिखी है। ये भी उन्होंने लिखी है, प्रोड्यूस किया है। वो विनोद भानुशाली रेगुलर जनहित प्रोड्यूसर है। जारी को प्रमोट करते रहते हैं, वो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, तो बहुत उसी अच्छी वजह फिल्म से है वो। सच में। हाँ हाँ। देखना, मतलब उनकी बहुत देखी। अच्छी फिल्म है। मैं बहुत डिफरेंट किरदार में हूँ, मतलब इस तरह का कैरेक्टर लिखा ही नहीं गया है। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग लिखा गया है। और अपने तरफ से जो कोशिश हो सकती थी मैंने की है, लोगों को मजा आया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू राहुल, सोचा नहीं थैंक था यू इतना राहुल। एंजॉय करूंगा मैं। थैंक थैंक यू सो मच। यू आप राहुल। ऐसे ही थैंक यू। तरक्की कीजिए, बाय बाय ऐसे बाय। लोगों का प्यार जीतते रहिए। ओके बाय। अरे थैंक यू। बाय राहुल।